दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों संघ की बैठक, विकास कार्य और चारधाम यात्रा को लिया फीडबैक। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का सियासी वार, कहा कांग्रेस वक्फ के खिलाफ कोर्ट तक नहीं जा रही, विरोधी दल गोल टोपी पर कर रहे राजनीति। रामनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर जमकर हुआ हंगामा, सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता रणजीत रावत, कहा यह मीटर नहीं अडानी के फायदे का है फॉर्मूला। प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने बारिश का जताया पूर्वानुमान, 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और दिल्ली से वर्चुअली बैठक उन्होंने ली है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों संग ये बैठक दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूटीन बैठक में सीएम ने घोषणाओं का भी अपडेट लिया है, विकास कार्यों की प्राथमिकताओं पर अपडेट यहां पर लिया है। केंद्रीय सहायतित परियोजनाओं का सीएम ने अपडेट लिया। सीएम ने विकास योजनाओं को लेकर निर्देश दिए, जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं, जहां से उन्होंने वर्चुअली बैठक ली है। सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है और वहां पर ये अपडेट लिया गया है कि जो घोषणाएं की गई हैं उन विकास कार्यों की क्या यहां पर स्टेटस है। साथ ही विकास कार्यों की प्राथमिकताओं का अपडेट भी लिया गया है। केंद्रीय सहायतित परियोजनाओं का सीएम ने अपडेट लिया। सीएम ने विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, इस वर्चुअली बैठक को लेकर और क्या मुख्य बिंदु रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है और इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी और सभी तमाम दिशा निर्देश देने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन भी आ चुका है, मानसून सीजन भी आएगा। इसी के साथ साथ जो प्रदेश में तमाम कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा हो या समय समय पर कार्य पूरे करने हो, जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान हो, जो भी जिला स्तर पर जो समस्याएं लोगों की आती है, तो इस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि गर्मियों में कोई किसी प्रकार की चाहे जल की समस्या हो या अन्य समस्याएं हो, वो शहर के अंदर ना हो। इसी के साथ ही जो निर्माण कार्य शहर में चल रहे हैं उनमें जो है जल्द से जल्द वो पूरे हों, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, क्योंकि ट्रैफिक भी लगातार प्रदेश में बल्कि के कई शहरों में बढ़ रहा है। तो इस तरीके के तमाम दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में किया है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेस, सपा और राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला। शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस वक्फ के खिलाफ कोर्ट तक नहीं जा रही। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सभी गोल टोपी पर राजनीति कर रहे हैं। अपने झंडे डंडों के साथ कोई भी पार्टी वक्फ के खिलाफ नहीं नजर आ रही है। ये सभी दल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जो भी मुस्लिम वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो सभी पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो न्यायालय भी तो नहीं जा रही है कांग्रेस। खाली न्यायालय चली जाती तो हमें लगता है कि शायद बेहतर कर रही है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूँ, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों अपना झंडा डंडा लेकर, क्यों अपनी सफ़ेद टोपी के सहारे वो ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे हैं विरोध करने? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहनाकर विरोध करने की लाइंस दे रहे हैं? क्यों अपने अनुसार जो उनके सहयोगी संगठन हैं, क्यों उनका सहारा ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा, पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व, आगे से मुसलमानों के हितैषी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर आप साथ हैं तो क्लियर कीजिए साथ हैं, अपने झंडे डंडे के साथ, अपने बैनर, अपनी टोपी के साथ आइए। गोल टोपी का सहारा क्यों ले रहे हैं? उत्तराखंड में मलिन बस्तियों पर लगातार राजनीति होती रही। हाल ही में देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे बने घरों को लाल मार्क से चिन्हित किया गया, जिस पर हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला और सरकार को गरीब विरोधी बताया।
हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, सरकार ने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम किया। सरकार ने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। देखिए, हमारी ही सरकार ने उन बस्तियों के बारे में सोचते हुए 2027 तक उसको बढ़ाने का और उनको रहने का प्रावधान लागू किया। हमारी सरकार निरंतर इस तरीके का कार्य करती चली आ रही है और एनजीटी के आदेश के अनुसार ही जो कार्य हो रहा है। और हरीश रावत जी अपने कार्यकाल के दौरान उन मलिन बस्तियों के बारे में अगर कुछ सोचे होते तो आज उनको इस तरीके से सुर्खियों में रहने का अवसर नहीं मिला होता और इस तरीके की बात का बतंगड़ बनाने का कार्य नहीं किया होता। जो भी कार्य हो रहा है एनजीटी के आदेश से हो रहा है, उसके बावजूद हमारी सरकार ने प्रावधान लाया है कि 2027 तक इन बस्तियों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा और आने वाले समय में उसके लिए निश्चित तौर पे हित वाला कार्य हमारा। गदरपुर के महतोश मोड़ बाजार में सुबह के वक्त एक युवक ने 2 युवकों पर 315 बोर के तमंचे से गोली चला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पीड़ित नरेंद्र सिंह ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के बिलासपुर तहसील के बरखेड़ा गांव का रहने वाला है और उनके ही गांव का एक युवक उनका पीछा कर रहा था, जो कि उससे रंजिश रख रहा था। वहीं पुलिस ने मौके से एक कारतूस बरामद किया। तो आपको बता दें कि यहां पर रंजिश के चलते ही इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया गया है। गदरपुर में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश का ये पूरा जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। युवक ने यहाँ पर फायरिंग की। पुलिस ने मौके से कारतूस बरामद किया है। गांव का ही एक युवक है, उसका ये कहना है कि वो लगातार उसका पीछा कर रहा था और उससे रंजिश रख रहा था, जिस वजह से यहाँ पर ये फायरिंग की गई है। पीड़ित नरेंद्र सिंह ने यह बताया है कि वह उत्तर प्रदेश के बिलासपुर तहसील के बरखेड़ा गांव का रहने वाला है और उनके ही गांव का एक युवक उनका पीछा कर रहा था, जो कि उससे रंजिश रखता है और यही वजह है कि उसने फायरिंग की है। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। गदरपुर में ये पूरा मामला आया जहाँ सुबह सुबह फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद यहाँ पर युवक ने कहा है, जो पीड़ित है, कि एक रंजिश के चलते यहाँ पर फायरिंग की गई है और इसी रंजिश के चलते यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मौके से कारतूस भी यहाँ पर बरामद किया है। युवक ने यहाँ पर फायरिंग की। पुराने रंजिश का ये पूरा मामला है। हालांकि गदरपुर पुलिस इस पूरे मामले पर जाँच कर रही है। तो हम आ रहे थे, रास्ते दिन ने फील्डिंग वोल्डिंग लगाई तो आगे यहाँ रोका दी हमने। इनने आगे थे, हमने रोके एकदम फायर निकाला। हम रास्ते फौरन भी जा रहे थे, आगे छोड़ने आया था मैं किसी और रिश्तेदार को। तो इन्होंने चलान गोली मारी तो गोली बहुत सब जने गवाह भी हैं, आगे देखने वाले भी, सबको पता भी है। गोली चलाई हमारे ऊपर, रात भी हमारे ऊपर गोली चलाई। पुराना, काफ़ी पुराना है। हाँ, इनके बाप से झगड़ा था हमारा पुराना। तुमने हाँ जी, पुलिस चौकी पे पहुंचा था मैं। चौकी पे जाके मैंने पुलिस लगाई, आगे फिर आए वो जाँच करी। कितने बजे की घटना है? 9:15 की बात है जी। हमारे संवाददाता महेंद्र पाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। और क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस इस पूरी जांच को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है? ताजा अपडेट क्या है इस खबर को लेकर? देखिए रवि, बात करें जो ये घटनाक्रम हुआ आज सुबह 9:15 बजे के आसपास का बताया गया है और क्योंकि बहुत जल्दी मैं भी पहुंच गया था, तो ये घटनाक्रम सबसे पहले एचएनएन के दर्शकों के लिए हम ही ला रहे हैं। और इसमें ये अपडेट ये है कि पुलिस इसमें कहीं ना कहीं कुछ छुपाने का प्रयास कर रही, प्रतीत हो रही है। क्योंकि पुलिस कह रही है कि मामला संदिग्ध है, जबकि एक कारतूस वहां पे मौके पे मिला है। एक युवक को कोई छर्रा या कुछ अन्य चीज, जो कोई कारतूस का छर्रा भी हो सकता है या कोई पत्थर भी हो सकता है, वो भी लगा है। और उसका कहना है कि मेरे को कोई चीज लगी है जिससे मेरे को जलन हो रही है, क्योंकि उसके बिल्कुल मामूली रूप से चोटिल हुआ है। और थानाध्यक्ष जसवीर सिंह मौके पर पहुंचे, वो साफ कह रहे हैं कि ये मामला संदिग्ध है। जबकि अगर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कारतूस कहां से आ गया, वो भी चला हुआ जी, ठीक है। उसमें खोल समय जो कारतूस बताया जा रहा है कि वहां पे क्योंकि ये जो तमंचे और ये सब अपराध, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती गांव होने के चलते, क्षेत्र होने के चलते यहाँ अक्सर घटनाएं होती हैं। तो वहाँ तमंचा पाया जाना यहाँ उधम सिंह नगर जिले में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई अब अपराधियों के लिए। ठीक है महेंद्र, आप नजर बना रखिएगा पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका। रवि, मैं एक थोड़ी सी बात पूरी कर रहा हूँ। चले आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को रोकना एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए अब पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। इसको लेकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने कहा कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसके ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है और प्रतिदिन साइबर से जुड़े लगभग
1000 से 1200 शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिन पर अभी तक 2 साइबर पुलिस स्टेशन, एसटीएफ और राज्य के तमाम जिलों के थानों में ट्रेंड स्टाफ है, जिनके द्वारा कार्रवाई कर फ्रॉड की धनराशि वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर क्राइम एक बॉर्डरलेस क्राइम है जो पिछले कुछ समय में उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुई। मतलब उसका जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन साइबर से रिलेटेड पूरे राज्य में लगभग 1000 से 1200 कंप्लेंट्स औसत प्राप्त होती हैं। इन पर जो हमारा मैकेनिज़्म है, जो हमारे 2 साइबर पुलिस स्टेशंस हैं और जो हमारी एसटीएफ है, प्लस जो राज्य के जनपद हैं उनके जो थानों में जो ट्रेंड जो हमारे साइबर क्राइम को डील करने के लिए जो ट्रेंड स्टाफ है, उनके द्वारा लगातार इस संबंध में जो पोर्टल्स हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गेटवेज़ हैं, पेमेंट गेटवेज़ हैं, बैंक्स हैं, उनके साथ समन्वय कर बहुत अधिक संख्या में जो ऐसे मामलों का अनावरण किया है, अभियुक्त गिरफ्तार। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण विकास खंड में ढाई जोली पट्टी के लोग बीते 10 अप्रैल से बिजली व्यवस्था बाधित होने के चलते अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। बिजली विभाग से कई बार गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीण अब आंदोलन का मन बना रहे हैं। ग्रामीण विपिन पंत और दिनेश पंत ने बताया कि आकाशीय बिजली के कड़कने से गांव में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, जिस गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उनकी ओर से ना तो कोई सकारात्मक पहल की गई, ना ही कोई सकारात्मक जवाब इस पर दिया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो श्रीनगर में 10 दिनों से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं इस गांव के ग्रामीण, जहां पर बिजली की दिक्कतें जब पैदा हुई तो अभी तक बिजली की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बिजली विभाग से कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जब ये शिकायत की गई तो इस शिकायत पर भी कोई सकारात्मक जवाब यहां पर नहीं मिला है। अब तमाम ग्रामीण जहां पर गांव में बिना बिजली के ही जीवन जी रहे हैं, अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं, उन्होंने अब आंदोलन का मन बना लिया है कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो अब यहाँ पर जिम्मेदारों के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो श्रीनगर के ढाई जोली पट्टी के गांव में यहाँ बिजली चले जाने के बाद भी विभाग के लोगों ने सुध नहीं ली और यही वजह है कि 10 दिन हो गए लेकिन गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं ये लोग और अब आने वाले वक्त में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देती है। तो श्रीनगर में जहां पर अब आंदोलन की राह पर ग्रामीण चले गए हैं, बिजली व्यवस्था सुचारू न होने के चलते बेहद नाराज हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय ममगा इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जय, मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है, कितने लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं जहां पर बिजली नहीं आ रही है और क्या वजह है कि विभाग ने इस ओर कुछ भी सुध नहीं लिया अभी तक? देखिए रवि, सबसे पहले मैं आपके संज्ञान में बात लाऊं कि ये रास्ता जो है सड़क मार्ग से काफी ऊंचाई पे पड़ता है। यहाँ पैदल मार्ग है, दुर्गम माना गया, आपको काफी दुर्गम में जाना पड़ता है लोगों को जी। और देखिए ये हर मौसम का हाल है इस गांव में कि देखिए जब भी यहाँ कोई इस तरह की वो आती है तो ये इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि 15 से 20 दिन का जो समय लग जाता है बिजली को ठीक करने में। लोग काफी दिनों से परेशान थे, पर इस बार तो इन्होंने हद कर दी कि इस बार तो देखिए अब लोग भी पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, अब उनको अपनी मांग रखना भी आ गया है, तो इसलिए अनशन करने को भी मजबूर हो गए और अपनी आवाज उठाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, जिसके ऊपर भी अभी तक जो है विद्युत विभाग ने कोई भी कार्रवाई, कोई संज्ञान नहीं लिया। जी क्या जय, इस पर अभी विद्युत विभाग की ओर से कुछ कहा गया है, कोई उनसे कोई बातचीत हुई हो? जी बिल्कुल रवि, लेटर दिया गया है और खुद जो है इनके पास जाकर इन्होंने अपनी तहरीर भी दी, अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है, पर उनको सिर्फ जो है कोई ये बता दिया गया था कि यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, जब कोई बड़े साहब आएंगे तब जाके आपकी शिकायत दर्ज होगी, लिखित में लिखा जाएगा, तब जाके सुनवाई होगी। पर अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया गया विद्युत विभाग द्वारा भी। जी बिल्कुल, और इसी वजह से लोगों में आक्रोश है। शुक्रिया आपका जय, नजर बनाए रखेगा। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर एक स्कूटी लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि टिहरी के घनसाली से देहरादून जा रही स्कूटी में 2 महिलाएं और 2 बच्चे सहित कुल 4 व्यक्ति सवार थे। 28 वर्षीय अंजू को घायल अवस्था में नरेंद्र नगर हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 लोगों को गंभीर चोटें आने पर
सुमन अस्पताल राजेंद्र नगर से हाई सेंटर रेफर किया गया है। साथ ही इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश की पहचान विनोद उर्फ विक्की राजपूत निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हत्या के मामले में हरियाणा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया। फरारी के दौरान वह लगातार अपनी पहचान बदल बदल कर अलग अलग जगहों पर रह रहा था। चारधाम यात्रा में अब बस कुछ ही समय बचा है, जिसे लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयारियों के दावे कर रही है। साथ ही इस बार वीआईपी कल्चर को भी खत्म किया जा रहा है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने विधायक खजानदास से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। विधायक खजानदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां आप देख भी रहे हैं राज्य सरकार की? देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 30 तारीख अप्रैल से प्रारंभ होगी। माँ यमुना और गंगा जी के कपाट खुलेंगे, फिर 2 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। और इस तैयारी को लेकर के जिस तरह से लगनता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों की टीम काम कर रही है और जगह जगह के प्रभारी माननीय हमारे जो सचिव हैं उनको बनाया गया है। और मुझे लगता है कि इस समय की यात्रा जिस तरह से रजिस्ट्रेशन जो सामने आए हैं, पहले ही दिन से अत्यधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है प्रदेश के लिए। किंतु कंट्रोल करना और यात्रा में कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो और सामान्य तरह से यात्रा हो और जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट पे भी उन्होंने रोक लगाई है कि 1 महीने तक कोई भी वीआईपी नहीं जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई जाएगा भी तो आम जनमानस की तरफ से लाइन में लग करके दर्शन करें। किंतु अगर यात्रा रोक देना, यात्रियों को रोक करके फिर वीआईपी कल्चर के हिसाब से फिर यात्रा में उनको दर्शन करवाना, तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो न्यायोचित है। अच्छा, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है, विपक्ष कहता है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, पिछली बार भी व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, इस बार व्यवस्थाएं ना बिगड़े उसके लिए क्या कुछ इंतजाम आपकी सरकार कर रही है? देखिए, विपक्ष भी कभी सत्ता में थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? हमारी सड़कें उतनी है जितनी है, उसी में हमको चलना भी है, उसी में हम आपको बढ़ना भी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब सड़कें भी हमारी सरकार ने चौड़ीकरण किया है। आज ऑल वेदर रोड बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और उत्तराखंड में थी तो इसलिए बनी है। तो आज तो यात्रा और अच्छी तरह से सुलभ भी हो गई है। इसलिए विपक्ष का आरोप लगाना, चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम करे, वो इस तरह के आरोप लगाते रहें और अपने विपक्ष का धर्म निभाते रहें, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु हमारे कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनके भगवान के दर्शन सही तरीके से हो और बीच में कोई विघ्न बाधाएं ना आए, यही हमारा प्रयास रहता है। आपदाएं क्योंकि बड़ा विषय भी हैं उत्तराखंड के लिहाज से, अक्सर देखा जाता है कि आपदाओं का दौर भी देखा जाता है, उनसे निपटने के लिए किस तरह से राज्य सरकार तत्पर भी है और क्या माना जाए कि इस बार की आपदाओं से किस तरह निपटा जाएगा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य अति संवेदनशील है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आते रहती है, चाहे कभी भूकंप हो, लैंडस्लाइड हो, ओलावृष्टि हो, अत्यधिक बर्फ़ गिरना हो, ये इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होते रहती है। और किंतु उस घटना को निपटने के लिए जिस तरह से हमारी एनडीआरएफ की टीम और जो हमारी प्रदेश राज्य सरकार की जो टीमें हैं लगातार काम कर रही है और इसको सचेत किया गया है। और इस समय तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी जगह जगह यात्रियों को बाकायदा जांच पड़ताल भी हो,
कोई किसी को दिक्कत ना हो, ये सब व्यवस्थाएं इस समय की गई है। अच्छा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी एक बड़ा बजट जो है वो मिला है रोपवे के लिए, केदारनाथ में रोपवे लगाया जाना है, साथ ही हेमकुंड साहिब में भी लगाया जाना है। किस तरह से आप देखते भी हैं केंद्र सरकार बड़ी मेहरबान भी रहती है उत्तराखंड पर? देखिए, धीरे धीरे बहुत कुछ डेवलप हो रहा है उत्तराखंड में, और जिस तरह से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, और उन्होंने दिखाया भी, और उन्होंने करके भी धरातल में दिखाया है। अभी केदारनाथ के लिए रोपवे बनने जा रहा है, और जिसमें आधे घंटे के लगभग वो यात्री वहाँ पे पहुँचेगा, दर्शन करके लौटेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। और हेमकुंड साहिब जो हमारा 5वां तीर्थ है, उसके लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई है, और वहाँ भी अच्छी व्यवस्थाएं होगी, और आगे भी जितना भी अच्छा कुछ हो सकता है उत्तराखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि इस समय का जो 25वां साल है, ये 2025 जो है, ये उत्तराखंड के लिए एक अलग दिशा देगा। इस तरह से उनके प्रयास होंगे, और वो लगातार इस ओर काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कनेक्टिविटी भी हम लोग देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बड़ा काम हो रहा है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, या फिर अलग माध्यम हो, चाहे तो वो एयर वाला हो या फिर बस वाला हो, और ऑल वेदर रोड जिस तरह से आप दे रहे हैं। कनेक्टिविटी का सवाल जहाँ तक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये सारी दृष्टि से अभी हम बिल्कुल अच्छी तरह से गुजर रहे हैं, और ये सुविधाएं हो रही है। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि 1 साल के अंतराल में कर्णप्रयाग तक रेल भी चली जाएगी, और साथ साथ हवाई मार्ग से भी यात्राएं हो रही है। और जहाँ जहाँ जो कठिन परिस्थितियों में जो हमारे जनपद हैं, वहाँ के लिए भी जैसे हेली सेवाएं शुरू कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जितना उत्तराखंड राज्य बहुत ही विकट परिस्थितियों में है, क्योंकि यहाँ पे 9 जिले जो हमारे हैं वो विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में पहाड़ी क्षेत्र है, और जहाँ पर अभी कहीं कहीं तो अभी सड़क भी नहीं बन पाई, और सड़क बनाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत काम हो रहा है, और तमाम ये सारे काम हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है उत्तराखंड के हित के लिए। और हम आने वाले 4-5 साल के अंतराल में आपको लगेगा कि उत्तराखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। विधायक खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।